नमस्ते एवरीवन। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग। क्या रोज वही वही बोल बोल के आपको बोर करता हूँ ना, पर ठीक है, कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, शुरू करने के पहले कुछ बोलना जरूरी है ना, तो भाई वो लेता हूँ। आज हम लोग कोशिश करेंगे कि जो हमारा बचा हुआ कॉन्सेप्ट है सर्विसेज का, वो कवर करने की आज हम पूरी शिद्दत से कोशिश करेंगे। गेटिंग, चलो, जिसमें मेनली एक तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट एंड एंसिलरी सर्विसेज रिलेटेड टू सच इवेंट, ये एक पेंडिंग है। और ये एक है। देन आई कैन से अपना पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज एक पेंडिंग है। देन आई बिलीव एक नीचे लास्ट वाला पार्ट है दैट माइट बी पेंडिंग, ये वाला। बैंकिंग, स्टॉक ब्रोकर सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज, एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज इन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट, इतना ही है, ज्यादा कुछ नहीं है कॉन्सेप्ट, क्योंकि इसका क्वेश्चंस वाले कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट क्वेश्चंस वाले कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं। इट्स जस्ट लाइक थियरी का जो पेंडिंग कॉन्सेप्ट है, छोटा 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 छोटा, वो रह गया, दैट वी विल बी डिस्कसिंग। ओके, चलो। हाँ, पहला है हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट एंड एंसिलरी, मतलब रिलेटेड सर्विसेज रिलेशन टू सच इवेंट, असाइनिंग ऑफ स्पॉन्सरशिप। पहली बात भाई, ऐसे केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या आएगा? ऐसे केस में योर प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी, अगर रजिस्टर्ड पर्सन को सर्विसेज दिया तो लोकेशन ऑफ सच पर्सन आया है, ऐसा वाला पार्ट। और अगर नॉन रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस दिया तो दो बाइफर्केशन है। इफ इवेंट हेल्ड इन इंडिया वेयर द इवेंट इज एक्चुअली हेल्ड, event is held outside India, location of the recipient। चलो मैं आपको पहले एग्जांपल बताता हूँ कि एक्चुअली ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट एंड एंसिलरी सर्विसेज, ये ब्ला 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 एग्जैक्टली है क्या। अभी आपने आजकल का नया ट्रेंड है, एक्चुअली पहले उतना देखने नहीं मिलता था। आजकल इवेंट मैनेजमेंट का बड़ा होश जोश में मार्केट में फेमस फील्ड है इवेंट मैनेजमेंट। हर कोई अपने इवेंट को स्पेशल बनाना चाहता है, तो भाई वो लोग क्या करते हैं, प्रोफेशनल लोगों को अपॉइंट करते हैं, या फिर इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को अपॉइंट किया जाता है। समझो, मैं माइसेल्फ मिस्टर रवि डैश डैश, मिस्टर रवि मेरे लाइफ का सबसे सबसे बड़ा नहीं, वन ऑफ द बड़ा इवेंट अभी तक पेंडिंग है, जिसको सब लोग कहते हैं शादी। परेशान हूं। हाँ, तो अभी तक शादी करना पेंडिंग है। मैं एक अनरजिस्टर्ड पर्सन हूँ, ये आप लोग को पता है, मेरा जीएसटी में रजिस्ट्रेशन है ही नहीं। मैं क्या हूँ? अनरजिस्टर्ड पर्सन हूँ। ओके, मैंने एक कंपनी हायर किया जिसका नाम था एबीसी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी। क्या है? एबीसी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी। जो लोग मेरे शादी का सारा इंतजाम प्रॉपर है या नहीं वो चेक करेंगे, ये उनका काम है। ओके, तो चलो अच्छी बात है, मैंने इसको एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को क्या दे दिया? कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑर्गेनाइजिंग इवेंट कौन कर रहा है? एबीसी कंपनी एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है, दैट इज शादी का इवेंट ऑर्गेनाइज करके दे रहा है। किसको? मिस्टर रवि। तो रवि तो नॉन रजिस्टर्ड पर्सन है, दैट इज अनरजिस्टर्ड पर्सन है। तो भाई ऐसे केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या? उन्होंने कहा कि अगर शादी इंडिया में हुआ तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी, जिस लोकेशन पे शादी हुआ दैट लोकेशन विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, दैट इज वेयर द इवेंट इज हेल्ड। समझो, मैं शादी बैंगलोर में करता हूँ, गाँव है ना अपना,
तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या, बैंगलोर। क्यों, क्योंकि जो इवेंट था वो कहाँ पे हेल्ड हुआ, दैट वाज हेल्ड इन, दैट विल हेल्ड इन बैंगलोर। बराबर, ये पहला केस कि भाई इवेंट अगर इंडिया में हेल्ड हुआ तो जिस लोकेशन पे इवेंट हुआ दैट लोकेशन विल बी माय प्लेस ऑफ सप्लाई। यहाँ पे इवेंट कहाँ पे हुआ, बैंगलोर में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी बैंगलोर। मैं एक अनरजिस्टर्ड पर्सन हुआ, बार बार बता रहा हूँ, मार खाओगे नहीं ध्यान दोगे तो। अगर समझो इवेंट आउटसाइड इंडिया हो गया, मतलब मुझे भी ऐसे लगा कि क्या इंडिया में शादी करना, मैं विराट और अनुष्का की तरह अपना शादी इटली में मनाऊंगा। इटली पता है ना तुमको। तो इवेंट अब कहाँ पे हो रहा है, इवेंट हो रहा है इटली में, दैट इज आउटसाइड इंडिया। तो सर ये वाले केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या, ये वाले केस में प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। देखो दिखाओ, तो डायग्राम इसके लिए ऐसा बनाया हुआ है ताकि आपको एक झटके में समझ में आए। इधर या देखो, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, अगर इवेंट इंडिया के बाहर हुआ तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। अब मुझे बताओ ये सर्विसेज मिल किसको रहा है, सर्विसेज मिल तो मिस्टर रवि को रहा है। तो रवि का लोकेशन क्या है, रवि थाने वाला है ना, तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी थाने, प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी थाने। मैं वापस बताता हूँ, मैंने अभी तक आपको सिर्फ अनरजिस्टर्ड पर्सन का बताया। हाँ, अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन के लिए इवेंट हेल्ड किया जा रहा है, सर्विसेज ऑर्गेनाइज, सर्विसेज दे दिया जा रहा है इवेंट को ऑर्गेनाइज करने का, तो वो वाले केस में व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। नंबर वन, अगर इवेंट इंडिया में हुआ तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी जिस लोकेशन पे इवेंट को हेल्ड किया गया, दैट लोकेशन इज योर प्लेस ऑफ सप्लाई। एंड अगर इवेंट इंडिया के बाहर हुआ तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी जिस बंदे को सर्विसेज मिल रहा है ना, उसका लोकेशन आपका प्लेस ऑफ सप्लाई। बराबर है। ये तो भाई अनरजिस्टर्ड वाला मैटर हो गया। अगर मैं रजिस्टर्ड पर्सन को सर्विसेज दिया तो सीधा सीधा भाई उस रजिस्टर्ड पर्सन का लोकेशन विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। अभी जैसे इफ आई से पर्टिकुलरली फिल्म फेयर का अवार्ड फंक्शन हेल्ड होता है, ऑर्गेनाइज होता है, तो भाई सीधी सीधी बात है वो सेट लगाना, इवेंट को मैनेज करना, उन लोगों ने भी तो किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया होगा ना, फिल्म फेयर वालों ने किसी ना किसी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया रहेगा। तो वहां पे वो इवेंट मैनेजिंग कंपनी अपना सर्विसेज किसको दे रही है, वो अपना सर्विसेज एक रजिस्टर्ड पर्सन दैट इज फिल्म फेयर को दे रही है। तो भाई वो केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या, जो भी फिल्म फेयर का एड्रेस है वो, लाइक समझो फिल्म फेयर आपका रजिस्टर्ड है, उसका रजिस्टर्ड ऑफिस है बैंड्रा का, तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी बैंड्रा। इवेंट चाहे कहीं पर भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता। ओके, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने आपको तीन चीज समझाया आज, एक ही कॉन्सेप्ट में तीन चीज आया। पहला, अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को सर्विसेज दिया जा रहा है इवेंट को ऑर्गेनाइज करके देने का, हेल्ड करके देने का, तो देखना पड़ेगा कि वो इवेंट कहाँ पे हुआ है। अगर वो इवेंट इंडिया में हुआ तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी जिस लोकेशन पे इवेंट को किया गया, दैट लोकेशन। मेरे एग्जांपल में देखो ना, मेरा शादी बेंगलुरु में हुआ ना, तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी बैंगलोर। समझो मैं अपना शादी केरला में करूंगा, प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी बैंगलोर। समझो मैं अपना शादी राजस्थान में करूंगा या फिर जयपुर समवेयर, प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी राजस्थान। सिंपल एज दैट। और अगर इवेंट इंडिया के बाहर है तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी जिस बंदे को सर्विसेज दिया जा रहा है वो ही प्लेस ऑफ सप्लाई। ये अनरजिस्टर्ड पर्सन वाला केस हो गया। और अगर रजिस्टर्ड पर्सन का केस है तो एक ही चीज याद रखने का, वो रजिस्टर्ड पर्सन का जो लोकेशन है दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। बनते का है। चलो इसके ऊपर सम्स देख लेते हैं, थोड़ा फ्रेश कॉन्सेप्ट है ना, सम्स देख लेंगे तो आपको अच्छा लगेगा।
ऑर्गेनाइजिंग एन इवेंट। उसका थियरी लिख के दिया ना मैंने, चलो ठीक है। तो आपको मैं क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद उसका थियरी लिख के देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 23, मेसर्स कल्याण प्राइवेट लिमिटेड इज एन इवेंट मैनेजमेंट कंपनी, इज लोकेटेड इन चेन्नई। अच्छी बात है। कल्याण प्राइवेट लिमिटेड क्या है? इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है। मिस्टर राज located in Jaipur hires the service of Messrs Kalyan Private Limited for organizing marriage function of his son in Taj, Coromandala, Chennai. Raj is not a registered person। ये important line है। राज registered person नहीं है। मतलब यहाँ पे कल्याण प्राइवेट लिमिटेड एक अनरजिस्टर्ड पर्सन को अपना सर्विसेज दे रहा है। इसको अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई ऑफ सर्विसेज किया जा रहा है, राइट है। तो ये वाले केस में व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई? अभी देखा हमने, अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस दिया गया तो क्या देखने का कि भाई वो इवेंट कहाँ पे हुआ, इंडिया में कि फॉरेन में। यहाँ पे आप देख रहे हो मैरिज फंक्शन कहाँ है? मैरिज फंक्शन ऑफ हिज सन इन ताज कोरामंडला, चेन्नई में ही होने वाला है। तो भाई इवेंट कहाँ हो रहा है? चेन्नई में। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या आएगा आपका? प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी चेन्नई। Find the place of supply of service and the type of GST liability। अब इसमें थोड़ा सा आपको एडवांस लेवल पे क्वेश्चन पूछा है। प्लेस ऑफ सप्लाई चेन्नई। टाइप ऑफ सप्लाई क्या है? मतलब नेचर ऑफ सप्लाई क्या है इसका? दैट इज इंटर है या फिर इंट्रा है। देखो कल्याण प्राइवेट लिमिटेड सप्लायर ऑफ सर्विस कहाँ का बंदा है? ये है चेन्नई का बंदा। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या आया? वो भी चेन्नई आया। Can I say it is a intra-state supply क्योंकि within the state supply हुआ है। Can I say applicable tax will be CGST आणि SGST? कळलं काय? कळलं? इजी है ना कॉन्सेप्ट। चलो मैं इसका थियोरी लिखा के देता हूँ। देखो गाइस मैंने बाजू में लिख दिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट एंड रिलेटेड सर्विसेज। ये आई बिलीव नंबर 8 है, शायद से, नॉट श्योर, बट मेरे हिसाब से नंबर 8 सर्विस है। इफ सर्विसेज सप्लाई टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द लोकेशन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन। मैंने अभी ऊपर यहाँ पे कहा कि अगर सर्विसेज रजिस्टर्ड पर्सन को दिया गया, जैसे वो फिल्म फेयर वाला, तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द लोकेशन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन। इफ सर्विसेज सप्लाई टू नॉन रजिस्टर्ड पर्सन, मतलब मेरा वाला एग्जांपल, तो अगर इवेंट इंडिया में हुआ तो वेयर सच इवेंट इज हेल्ड। अगर इवेंट आउटसाइड इंडिया में हुआ तो प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सच सर्विस। मतलब ऊपर वाले केस में बेंगलोर वाला एग्जांपल जहाँ पे इवेंट हुआ, और नीचे वाला बी इटली वाला एग्जांपल अगर आपका इवेंट इंडिया के बाहर हेल्ड हुआ तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी जिस बंदे को सर्विसेज दिया जा रहा है वह। ओके, यहाँ पे एक बात पे क्लियर रहूंगा, सप्लायर ऑफ सर्विस कौन है, बायर ऑफ सर्विस कौन है। आपको सप्लायर ऑफ सर्विस का लोकेशन ढूंढना नहीं है, आपको बायर ऑफ सर्विस का लोकेशन ढूंढना। सर्विसेज supplied to unregistered person, services supplied to unregistered person and event was held in Chennai, hence POS, that is place of supply, shall be Chennai. Place of supply shall be Chennai. Type of
liability payable shall be, type of liability payable shall be CGST and SGST because it is intra-state supply। ओके, थोड़ा तेरे टाइप में आंसर लिखा है, तो स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी डाउन कर सकते हो। डन, लिया स्क्रीनशॉट। अगला क्वेश्चन क्या है एक बार देख लेते, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 25 देखते, देखो क्वेश्चन नंबर 25। मिस्टर कपिल शर्मा जलंधर बेस्ड कॉमेडियन, ये तो आपको पता ही है कपिल शर्मा कौन है, कॉमेडियन, ये सब तो बताने की जरूरत नहीं है आपको। होस्टेड अ कॉमेडी शो, कहाँ पे, सिंगापुर में, दैट इज कैन आई से आउटसाइड इंडिया, on birthday occasion of Mumbai-based actor Shahrukh Khan's son Abraham। क्वेश्चन को अच्छे से समझो, आंसर तुरंत आएगा। शाहरुख खान के लिए कपिल शर्मा ने सिंगापुर में इवेंट ऑर्गेनाइज करके दिया, किसका, कॉमेडी शो का इवेंट होस्ट किया, ऑर्गेनाइज करके दिया। तो इन दिस केस व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, यहाँ पे देखो इवेंट आउटसाइड इंडिया हो रहा है, एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट, शाहरुख खान आपका अनरजिस्टर्ड पर्सन है, तो भाई प्लेस ऑफ सप्लाई क्या आएगा, अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को सर्विसेज प्रोवाइड किया वो भी आउटसाइड इंडिया, तो प्लेस ऑफ सप्लाई शाल बी उस पर्टिकुलर पर्सन का लोकेशन, दैट इज शाहरुख खान का लोकेशन। शाहरुख खान कहाँ का रहने वाला है, देखो मुंबई का रहने वाला, तो प्लेस ऑफ सप्लाई शाल बी मुंबई। ओके, इसका आंसर ऐसे लिख लो, प्लेस ऑफ सप्लाई मुंबई, जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग आई एम एक्सप्लेनिंग इट टू यू। ओके डन, चलो। तो गाइस हमने अभी जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट एंड रिलेटेड सर्विसेज में हमने क्या चीजों को समझा कि अगर सर्विसेज किसी रजिस्टर्ड पर्सन को दिया गया है तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन, एंड अगर सर्विसेज किसी नॉन रजिस्टर्ड पर्सन को दिया गया तो आपको फिर से दो चीज देखना पड़ेगा कि भाई वो बंदा जिसको सर्विसेज सप्लाई किया गया वो इंडिया का है क्या, अगर सॉरी वो पर्टिकुलर इवेंट इंडिया में हेल्ड हुआ है क्या, अगर वो इवेंट इंडिया में हुआ है तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी जहां पे वो इवेंट हुआ वो, और अगर इवेंट आउटसाइड इंडिया हुआ तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी जिसको सर्विसेज दिया जा रहा है उसका लोकेशन विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। जैसे हमने अभी वो जो कपिल शर्मा वाला एग्जाम्पल देखा, देखो कपिल शर्मा ने अपना सर्विसेज शाहरुख खान को प्रोवाइड किया, और शाहरुख खान को प्रोवाइड किया, ठीक है एग्री, लेकिन वो इवेंट हेल्ड कहाँ पे हुआ, वो इवेंट आपका हेल्ड हुआ सिंगापुर में, दैट इज आउटसाइड इंडिया। तो हमने किसके लोकेशन को प्लेस ऑफ सप्लाई माना, हमने शाहरुख खान दैट इज रिसीवर ऑफ सर्विस का लोकेशन को प्लेस ऑफ सप्लाई माना। तो शाहरुख खान का लोकेशन क्या है, शाहरुख खान का लोकेशन मुंबई है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी मुंबई, कीप इट सिंपल। ओके, अभी एक और कॉन्सेप्ट है ऑर्गेनाइजिंग इवेंट्स में, इसमें बोला गया है कि भाई अगर कोई इवेंट का
लमसम में आपको पेमेंट मिल रहा है टू कंडक्ट द इवेंट इन अ डिफरेंट सिटीज। तो प्लेस ऑफ सप्लाई वो केस में जिस सिटी में इवेंट को हेल्ड किया गया, दैट लोकेशन विल बी योर प्लेस ऑफ सप्लाई। मतलब वहां पे अगेन वो रजिस्टर्ड पर्सन नॉन रजिस्टर्ड पर्सन को हटा के ये तीसरा केस आ जाएगा। क्या कि अगर अगर एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ है इवेंट को ऑर्गेनाइज करने का, और उस कॉन्ट्रैक्ट में अलग अलग सिटीज में जो इवेंट करवाया जा रहा है उसका अगर लमसम पैसा चार्ज किया गया, तो व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। सिंपल, जिस पर्टिकुलर सिटी में या लोकेशन में आपका इवेंट हेल्ड हुआ है, दैट लोकेशन विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। क्वेश्चन नंबर 24 डिस्कस करेंगे ना, तो आपको जो मैं आपको बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट वो थोड़ा समझ में ज्यादा आएगा। पढ़ते स्लोली। द टाइम्स ग्रुप being an event organizer located at New Delhi organized Miss India 2019 beauty pageant in India in the following cities for Mrs. Femina Miss India, a registered person located in Mumbai। पहले शुद्ध इंग्लिश को पढ़ के इसको शुद्ध हिंदी में अगर मैं कन्वर्ट करूं तो मुझे एक चीज यहाँ पे समझने लायक है कि कौन मेरा सप्लायर है और कौन मेरा बायर है। देखो, टाइम्स ग्रुप बीइंग अ इवेंट ऑर्गेनाइजर, ये इवेंट ऑर्गेनाइजर है, मतलब ये सप्लायर ऑफ सर्विस है। तो ये कौन है? सप्लायर ऑफ सर्विस। इन लोगों ने होता है ना ब्यूटी कंपटीशन समथिंग होता है वुमेन्स का, आपको पता होगा, वो वाला एक इवेंट ऑर्गेनाइज करके दिया। मिस इंडिया वाला होता है ना, मिस इंडिया मिस वर्ल्ड टाइप, किसके लिए इवेंट उन्होंने ऑर्गेनाइज किया? फॉर मेसर फेमिना मिस इंडिया, जो कि रजिस्टर्ड पर्सन है मुंबई में। आपने अभी तक जो क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें आपने क्या समझा कि अगर किसी रजिस्टर्ड पर्सन को सर्विसेज दिया तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन, है ना। तो नॉर्मल रूल के हिसाब से अगर आप जाते तो आप सीधा सीधा कहते कि सर मुंबई मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई रहेगा, क्योंकि फेमिना जो कि बायर ऑफ द सर्विस है ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये आपका मुंबई में लोकेटेड है। सही बात है ना, कहाँ पे लोकेटेड है? मुंबई में लोकेटेड है। बट यहाँ पे आप क्वेश्चन को कंटिन्यू करके देखते हो तो इवेंट देखो अलग अलग जगह पे हेल्ड हो रहा है। न्यू दिल्ली में हो रहा है, चेन्नई में हो रहा है, मुंबई में हो रहा है। तो ये स्पेशल केस है। क्यों स्पेशल केस है? क्योंकि यहाँ पे सप्लायर ऑफ सर्विस ने अपना सर्विसेज अलग अलग सिटी में दिया है टू वन पर्सन ओनली, दैट इज टू मेसर्स फेमिना मिस इंडिया। यूजुअली होता है कि भाई इनका अलग अलग जगह पे इवेंट होता है ना मिस इंडिया का। ये थोड़ी ना है कि वो लोग एक ही जगह पे इवेंट ऑर्गेनाइज करेंगे, और लोग अलग अलग जगह पे इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, फैक्ट है। तो ऐसे केस में स्पेसिफिकली मैं कह रहा हूं कि अगर इवेंट अलग अलग सिटी में ऑर्गेनाइज किया गया फॉर अ रजिस्टर्ड पर्सन, तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी जिस लोकेशन पे वो पर्टिकुलर इवेंट हुआ वो लोकेशन आपका प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर यहाँ पे रजिस्टर्ड पर्सन नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल अगर ये मेसर्स फेमिना मिस इंडिया अनरजिस्टर्ड पर्सन होता, तो आप तो यही करते ना, आप सीधा सीधा क्या करते?
जहां पे इवेंट हुआ, पहला वाला केस का न्यू दिल्ली, दूसरे वाले केस का चेन्नई, तीसरे वाले केस का मुंबई। अगर ये पर्सन रजिस्टर्ड नहीं होता तो यहाँ पे आप देखो ये रजिस्टर्ड है, बट स्टिल हम क्या कर रहे हैं, सिटी वाइज प्लेस ऑफ सप्लाई निकाल रहे, क्योंकि यहाँ पे जो इवेंट हुआ है वो एक सिटी में नहीं, वो मोर देन 2 सिटीज में हुआ है, मल्टीपल सिटीज में हुआ है। तो यहाँ पर अगर मैं आपको प्लेस ऑफ सप्लाई पूछूं तो भाई पहले वाले केस के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी एनडी, दैट इज न्यू दिल्ली। दूसरे वाले केस में कहाँ पे हुआ इवेंट, चेन्नई में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी चेन्नई। तीसरे वाले केस का मुंबई, और हो गया। तो प्लेस ऑफ सप्लाई ढूंढ लिया हमने। देखो क्वेश्चन आगे भी कुछ पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि फाइंड द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इफ देयर इज अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट फॉर ईच इवेंट। मतलब हर एक कॉन्ट्रैक्ट, हर एक पर्टिकुलर इवेंट का अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड टू द मनी है, रिलेटेड टू द मनी अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन सर्विसेज जो प्रोवाइड किया जा रहा है वो तो एक ही बंदे को दिया जा रहा है। तो अगर हर एक पर्टिकुलर इवेंट का कॉन्ट्रैक्ट अलग है तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या, और अगर फाइंड द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इफ कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफाइज अ लमसम अमाउंट ऑफ ₹48 करोड़। मतलब एक ही कॉन्ट्रैक्ट बना और एक ही कॉन्ट्रैक्ट का आपको बोला गया कि भाई 48 करोड़ रुपीस मिलेगा। कितना मिलेगा, 48 करोड़ रुपीस। ओके, चलो मैं आपको ये सॉल्व करके देता हूँ, so there will not be any confusion for you all। चलो तो हम पहले केस का आंसर देखते हैं। प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इफ देयर इज सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट फॉर ईच इवेंट। अगर हर एक इवेंट के लिए अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट बना तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या, और अगर पूरे इवेंट का एक ही कॉन्ट्रैक्ट बना तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो। तो नंबर 2 है, पहले हम नंबर 1 सॉल्व कर लेते हैं। तो भाई अपने को 1 2 3 4 कॉलम बनाना पड़ेगा। कौन सा कॉलम आएगा, नंबर 1 सिटी, नंबर 2 नंबर ऑफ डेज, देन आपका आएगा फी, देन आएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। सिटी मेरा न्यू दिल्ली था, न्यू दिल्ली। नंबर ऑफ डेज 12, फीस 12 CR, प्लेस ऑफ सप्लाई जहाँ पे इवेंट हेल्ड हुआ दैट इज न्यू दिल्ली। देन नंबर 2 सेकेंड सिटी चेन्नई, नंबर ऑफ डेज 18। देखो ऊपर क्वेश्चन मैंने दिखाया आपके लिए, कितना पैसा 18 करोड़, तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी चेन्नई। देन लास्ट वन मुंबई, कितना 20 नंबर ऑफ डेज का 20 करोड़, प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी मुंबई, दैट इज जहां पे इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ, वही आपके लिए क्या रहेगा, वही आपके लिए रहेगा प्लेस ऑफ सप्लाई। ओके, चलो इतना ही सही आंसर है। सिर्फ इसमें समझने लायक कॉन्सेप्ट ये पार्ट था गाइस कि भाई अगर एक ही पर्टिकुलर बायर को अलग अलग जगह पे सर्विसेज दिया गया तो प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे ढूंढने का, थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स कॉन्सेप्ट है, डोंट वरी। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट और कॉपी डाउन लेटर। नाउ नंबर 2, नंबर 2 क्या कह रहा है, नंबर 2 क्या कह रहा है, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इफ कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफाइज लमसम अमाउंट ऑफ 48 करोड़। प्लेस ऑफ सप्लाई आपका सेम रहेगा, देयर विल नॉट बी एनी चेंज इन प्लेस ऑफ सप्लाई। चेंज क्या होगा, चेंज होगा अमाउंट में। क्यों पता है, इसके पहले आप अगर देख रहे हो जो पहला सिचुएशन हमने सॉल्व किया वहां पे क्या देखा कि भाई हर एक पर्टिकुलर इवेंट का अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट था, तो जितने दिन के लिए कॉन्ट्रैक्ट, जितने दिन के लिए इवेंट हुआ उतना पैसा लेते गया।
यहाँ पे उन्होंने सीधा एक ही बात बोल दिया कि भाई हम आपको 48 करोड़ देंगे, जिसमें आपको टोटल 3 सिटीज में इवेंट हेल्ड करा के देना है और टोटल नंबर ऑफ डेज 50 रहेगा। देखो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डेज देखो यहाँ पे 50 हो रहा है ना, 12 प्लस 18 30, 30 प्लस 20 50, 50 डेज का 50 CR लिया जा रहा है, 50 करोड़ लिया जा रहा है ना। तो यहाँ पे अगर समझो ये 3 सिटी का 50 दिन का उन लोगों ने लमसम अमाउंट 48 करोड़ दिया, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या आएगा, इसका आपको जवाब देना है। प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी सेम, ओनली देयर विल बी अ चेंज ऑफ अमाउंट। अपने को अमाउंट रिकैलकुलेट करना पड़ेगा नंबर ऑफ डेज को बेस रख के, उसके प्रपोर्शन पे। कैसे करते हैं चलो मैं आपको बताता हूँ। अगेन हम कॉलम बना लेंगे, सबसे पहले सिटी, देन आपका नंबर ऑफ डेज, देन आपका पी, देन आपका प्लेस ऑफ सप्लाई। फीस कैसे डिटरमाइन करना है, टोटल फीस आपका 48 करोड़ है। देखो क्वेश्चन में बोला टोटल फीस इज 48 करोड़। इसको नंबर ऑफ डेज से बाइफरकेट करो। जैसे कि न्यू दिल्ली में इवेंट कितने दिन के लिए हुआ, 12 डेज के लिए, 12 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डेज 50। कैलकुलेटर लो आपका और कैलकुलेट करो कितना आ रहा है। देखो देखो पहला आ रहा है मेरा न्यू दिल्ली का 11.52, दूसरा वाला अमाउंट चेन्नई का कितना, टोटल अमाउंट 48 करोड़, नंबर ऑफ डेज 18 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डेज 50। करो कैसे पे करो अपने, अमाउंट कितना आ रहा है यहाँ पे अमाउंट आ रहा है 17.28 का। देन अगेन फॉर मुंबई 48 is equal to number of days 20, total number of days 50। करो कैलकुलेटर का इस्तेमाल। यहाँ पे आ रहा है आपका 19.20 या 2। ओके तो अमाउंट लिख लेते हैं। यहाँ पे कितना आ रहा है सर, इट इज 11.52, इट इज 17.28, इट इज 19.20। ओके चलो ऐड करके देखो, आपका 48 करोड़ आना चाहिए, नहीं आएगा तो फिर गलत किया। 11.52 17.28 19.20, देखना कैलकुलेटर पे आपके 48 CR ही आएगा। अरे उतना ही आएगा, उससे डिवाइड किया तो उतना ही आएगा ना, थोड़ी ना अलग आएगा। ओके सिर्फ एक ही यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग था है कि आपको अगर एक ही सप्लायर ऑफ सर्विसेज ने अलग अलग जगह पे अगर आपको सर्विसेज प्रोवाइड करके दिया, तो इन दैट केस प्लेस ऑफ सप्लाई आपको याद रखना है जिस सिटी में वो इवेंट वो सर्विसेज प्रोवाइड किया गया वही सिटी प्लेस ऑफ सप्लाई। यहाँ पे सिर्फ अमाउंट मैंने नंबर ऑफ डेज को बेस रख के कैलकुलेट किया, क्योंकि देखो कॉन्ट्रैक्ट लमसम 48 करोड़ दे दिया, लमसम 48 करोड़ दे दिया, तो इन तीनों में बंटवारा कैसे होगा ये 48 करोड़ का। हमारे पास बेस नंबर ऑफ डेज का अवेलेबल है क्वेश्चन में, तो हमने वही बेस को कंसीडर करके फीस को डिवाइड कर दिया। लाइक यहाँ पे 12 डेज हो रहा है तो यहाँ पे 11.52, यहाँ पे 18 डेज हो रहा है तो ज्यादा मिलना चाहिए, उससे ज्यादा हो रहा है तो उससे ज्यादा मिलना चाहिए। गेटिंग, स्क्रीनशॉट लो, कॉपी डाउन करो, डाउट आ सकता है आपको, बिंदास फोन करो, आई एम देयर लाइव, येट टेक इट, डन, ऊपर वाला डन। चला अभी क्या है देखते हैं, सम यहाँ पर होता है समाप्त। आगे हम देखेंगे और क्या देखेंगे, चलो
और क्या रह गया है मैं आपको बता देता हूँ, सिर्फ अपना रह गया है लास्ट वाला लाइन, जिसमें 3 सर्विसेज को एक्सप्लेन किया गया। एक बैंकिंग और स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज और एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट। देखो ये जो है दैट इज बैंकिंग और स्टॉक ब्रोकर सर्विसेज जो है ये, और आपका इंश्योरेंस, ये कहीं ना कहीं जनरल रूल में ही कवर्ड है। जनरल रूल में जो बोला गया उसी को इन्होंने वापस से एक्सप्लेन किया और कुछ भी नहीं। ठीक है, चलो एक बार पढ़ता हूँ। बैंकिंग और स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज, मुझे बताओ क्या बैंक वाले आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं? हाँ या ना? ऑब्वियसली देते हैं ना। आपके करोड़ों रुपए को बैंक के लॉकर में सेव करके रखते, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट देते, आपके पैसे को प्रोटेक्ट करते हैं, आपको टाइम टाइम पे विड्रॉवल फैसिलिटी देते, एटीएम कार्ड फैसिलिटी देते, चेकबुक का फैसिलिटी देते, इंटरनेट बैंकिंग देते, मोबाइल बैंकिंग देते। तो ये सब क्या है? ये सब सर्विसेज है, बराबर है। तो बैंक सप्लायर ऑफ सर्विस है, और तुम लोग कौन हो? तुम लोग रिसीवर ऑफ सर्विस हो, दैट इज बायर ऑफ सर्विस हो। सही बात है ना? सही बात है। तो भाई ऐसे वाले पर्टिकुलर लेन देन वाला जो सर्विस है, इसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या आएगा? बस यही तो एक छोटा सा सवाल है जिंदगी का। क्या बोला है? टू सर्विसेज टू any person, location of recipient in supplier record, services to sorry recipient location is not on record of supplier, location of supplier of service। मतलब चलो अभी हम बताता हूँ। सर्विसेज टू एनी पर्सन मतलब तुम, मैं, जैसे मेरा बैंक अकाउंट कैनरा बैंक में है, इंडसइंड बैंक में है, यस बैंक में है और 4-5 बैंक में है। अकाउंट में पैसे नहीं है, सिर्फ अकाउंट है खाली। तो मेरा अकाउंट एग्जांपल बोल रहा था कैनरा बैंक में है, तो कैनरा बैंक ने जो सर्विसेज मुझे प्रोवाइड किया, उन सर्विसेज के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा? देखो, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, मतलब मेरा जो एड्रेस रहता है ना बैंक के पास, ऑब्वियस बात है बिना एड्रेस प्रूफ के आपका अकाउंट ओपन हो ही नहीं सकता। हो सकता है क्या? नहीं हो सकता भाई, नहीं हो सकता। तो वैसे केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या? जो भी बायर का एड्रेस है कहाँ पे, बैंक के रिकॉर्ड में, वो प्लेस ऑफ सप्लाई। मेरा एड्रेस मुलुंड का है, मुलुंड चेकनाका का एड्रेस है मेरा, और मेरा बैंक विक्रोली में है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या? बैंक के पास मेरा कौन सा एड्रेस है? मुलुंड चेकनाका का। प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी मुलुंड चेकनाका। तो भाई मेरा लोकेशन दैट इज मुलुंड चेकनाका, मेरा एड्रेस विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। वही अगर बैंक के रिकॉर्ड में जिसको बैंक ने सर्विस दिया उसका एड्रेस ही नहीं है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस। चलो आपको ना एक एग्जांपल बताता हूँ, नहीं तो है ना गाली दोगे घर पे बैठे बैठे, पता नहीं सारा बताना कहाँ चाहता है। हाँ, आपको पता है तुम यही करते हो, ठीक है कोई बात नहीं। एग्जांपल समझो, डीडी बनाना है मुझे। डीडी का मतलब पता है? दूरदर्शन नहीं रही, डिमांड ड्राफ्ट बनाना है। तो मैं डिमांड ड्राफ्ट कोई भी बैंक में बनवा सकता हूँ, कंपलसरी नहीं है कि जिस बैंक में मेरा अकाउंट है मैं वही बनवाऊंगा। मैंने डिमांड ड्राफ्ट बनाने का डिसाइड किया। कहाँ से डिसाइड किया? फॉर एग्जाम्पल मैंने वो डिसाइड किया फ्रॉम आवर बैंक ऑफ बड़ौदा।
क्योंकि मेरे घर के पास बैंक ऑफ बड़ौदा दिखता है, मुझे अकाउंट नहीं है मेरा, बस है बैंक ऑफ बड़ौदा में मैंने डीडी अपना बनवाया, अकाउंट नहीं हाँ मेरा। अगर मेरा अकाउंट होता तो सीधा सीधा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या, मेरा एड्रेस तो बैंक वाले के पास होता ही, तो मेरा एड्रेस से प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाता। मेरा यहाँ पे अकाउंट है नहीं, तो बैंक के पास मेरा कोई भी रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। मैं सिर्फ एक कंज्यूमर के तौर पे डीडी बनाने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा जा रहा हूँ। तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने मुझसे कमीशन लिया। क्या चीज का कमीशन लिया? डीडी बनाने का कमीशन लिया। क्या चीज का कमीशन लिया? डीडी बनाने का, क्योंकि बैंक ने मुझे सर्विसेज प्रोवाइड किया डीडी बना के देने का। तो वो सर्विसेज के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या, मैं आउटसाइडर हूँ। मैं कौन हूँ? मैं आउटसाइडर हूँ बैंक के लिए। मेरा बैंक में कोई भी अकाउंट है ही नहीं। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या आएगा ऐसे केस में? ऐसे केस में आपका प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी जहां पे ये बैंक ऑफ बड़ौदा लोकेटेड है ना, वही जगह आपके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। बन जाएगा? सुन रहे हो ना तुम? नहीं, वापस बताता हूँ। अगर देखो बैंक के पास जिसको बैंक ने सर्विसेज दिया उसका एड्रेस ही अवेलेबल नहीं है, बैंक को पता ही नहीं कि बंदा कहाँ से आया था, मुल्क से आया था, जम्मू कश्मीर से आया था कि पाकिस्तान से आया था, बैंक को ये पता ही नहीं। तो वैसे केस में वैसे सर्विसेज के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस। मतलब सर्विस कौन दे रहा है? बैंक दे रहा है। तो बैंक का क्या लोकेशन रहेगा? वही प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। इसके लिए अगर आप बैंक में चले जाते हो ना, कोई भी बैंक में कुछ भी सर्विसेज लेने के लिए, जैसे डीडी बनाने के लिए गए, तो डीडी पे वो कमीशन चार्ज करता है, कमीशन पे जीएसटी चार्ज करता है। तो वो जीएसटी आप हमेशा ध्यान देना, वो सीजीएसटी और एसजीएसटी की चार्ज करेगा, क्योंकि उसके लिए वो इंट्रा स्टेट सप्लाई है। क्योंकि उसने प्लेस ऑफ सप्लाई क्या पकड़ा है? खुद का लोकेशन ही पकड़ा है। मतलब सप्लायर भी मुलुंड का ही और प्लेस ऑफ सप्लाई भी मुलुंड ही आया, तो ऑटोमेटिकली वो इंट्रा स्टेट सप्लाई हो गया और वहां पे सीजीएसटी और एसजीएसटी लग गया। क्वेश्चन नहीं है इसके ऊपर भी गाइस, सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए रखा गया है। मेरा काम है एक्सप्लेन करना, तो मैं एक्सप्लेन करके रहूंगा। स्टॉक ब्रोकिंग के केस में वही होता है ना। स्टॉक ब्रोकिंग मतलब ये जो आपका शेयर मार्केट का सर्विस प्रोवाइड करते हैं ना, लाइक एंजल ब्रोकिंग, Dalal Oswal, Edelweiss, there are many stock brokers in the market. Even I am also a sub broker. आपको पता नहीं है, बट मैं ये सारा काम भी करता हूँ। तो रिलेटेड टू स्टॉक एक्सचेंज, डाउट है आपको, क्वेरी है आपको, पैसा लगाना है आपको, आपके रिलेटिव को, पेरेंट्स को, तो फोन कर लेना मुझे एनी टाइम। उसके पैसे नहीं लेता मैं, ओके, वो फ्री सर्विस है मेरा। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि जो स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज है उसके केस में भी आपको ऐसे ही प्लेस ऑफ सप्लाई करना है। अगर कोई पर्सन को उन्होंने दिया, जैसे उनके अकाउंट होल्डर को उन्होंने सर्विस दिया, तो अकाउंट होल्डर का जो घर का एड्रेस रहेगा वही प्लेस ऑफ सप्लाई। किसी आउटसाइडर को, जैसे उसका एड्रेस ही नहीं है उनके पास, उनको सर्विसेज दिया, तो भाई जो भी स्टॉक ब्रोकर का, दैट इज सप्लायर ऑफ सर्विस का जो भी प्लेस ऑफ सप्लाई है वही आपका बन जाएगा, वही आपका लोकेशन बन जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। ओके, थोड़ा रिजिड है, आई नो, थोड़ा बोरिंग भी है, थोड़ा आपको घुमाया जा रहा है, बट ठीक है, can't do anything, we have no other options than this. Next we have insurance services. इंश्योरेंस सर्विसेज पता है ना, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, हेल्थ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, ये क्या है? ये सर्विस प्रोवाइडिंग है। तो इसके केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या? अगर रजिस्टर्ड पर्सन का इंश्योरेंस सर्विस दिया गया, यहाँ पे सप्लायर ऑफ सर्विस कौन है? सप्लायर ऑफ सर्विस आपका इंश्योरेंस कंपनी है। ये कौन है? ये सप्लायर है। और आप लोग कौन हो? आप लोग बायर हो। तो अगर बायर रजिस्टर्ड पर्सन है तो लोकेशन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन, अगर वो नॉन रजिस्टर्ड पर्सन है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट इन सप्लायर का रिकॉर्ड। मीनिंग, अगर समझो रिलायंस कंपनी ने अपना स्टॉक इंश्योरेंस निकलवाया, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या? जो भी रिलायंस कंपनी का लोकेशन है वो प्लेस ऑफ सप्लाई, क्योंकि रिलायंस इज अ रजिस्टर्ड पर्सन। वही अगर समझो तुमने अपने घर का इंश्योरेंस कराया, तो उसके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या?
तो रजिस्टर्ड पर्सन हो नहीं, तो उसके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट इन सप्लायर्स रिकॉर्ड। मतलब इंश्योरेंस कंपनी के पास तुम्हारा कोई एड्रेस होगा ना, तो तुम्हारा एड्रेस विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। Then the last one, advertisement services to government in contract place in each state or union territory। ये सिंपल लास्ट वाला। एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज अगर आपने गवर्नमेंट को प्रोवाइड किया, जैसे आप लोग देखते हो ना गवर्नमेंट का बहुत सारी स्कीम्स का एड आता रहता है, बैनर लगता रहता है, पोस्टर लगता रहता है, तो दैट इज अ एडवर्टाइजमेंट सर्विस। तो वो एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या आएगा, वो एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी जिस स्टेट में उन्होंने एडवर्टाइजमेंट करवाया, दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। अब आप गवर्नमेंट का क्या प्लेस ऑफ सप्लाई ढूंढोगे, पॉसिबल है क्या? नहीं। तो उन्होंने सिंपल एक ही बात बोला, जिस स्टेट में एडवर्टाइजमेंट कराया गवर्नमेंट ने वही प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। दैट्स इट, क्लियर है नाउ? चलो, और कुछ है क्या? कॉन्सेप्ट बच गए क्या? अगर बच गए तो डिस्कस करके खत्म करते हैं ना। चलो आ जाओ और थोड़ा नीचे। टेलीकम्युनिकेशन सर्विस का हो गया, इमूवेबल हो गया, कन्वेंस हो गया, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, शायद से ये एक पेंडिंग है। पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज सेक्शन नंबर 12 सब सेक्शन 9 पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। अब ये क्या है सर? अब ये क्या है पहले पढ़ लेते हैं। सर्विसेज टू रजिस्टर्ड पर्सन, लोकेशन ऑफ सच पर्सन। Services to unregistered person where the passenger embarks on the conveyance for continuous journey। पहले मुझे बताओ ये पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज होता क्या है? पैसेंजर मतलब तुम और मैं, हम पैसेंजर्स है ना, हम ट्रैवल करते कहाँ पे? बस में करते हैं ना ट्रैवलिंग, नॉर्मल बस में, ट्रेन में, वी आर पैसेंजर्स। तो अगर ये पैसेंजर्स को ट्रांसपोर्ट करने का सर्विसेज किसी रजिस्टर्ड पर्सन को दिया गया, तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन ऑफ सच पर्सन। प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन ऑफ सच पर्सन। एक एग्जाम्पल, आपको पता है कि नहीं, आई हैव नो आइडिया कि ये जो बड़े बड़े कंपनीज होता है उनको, नहीं कंपनी वाला एग्जांपल नहीं, शायद आप रिलेट नहीं कर पाओगे, कॉलेज वाला, स्कूल वाला एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, शायद आपको समझ में आएगा जल्दी। कंपनी लेवल पे आपने आज तक देखा नहीं है कि भाई होता कैसे है वर्क। स्कूल बस होता है, आपने देखा रहेगा, आप में से कुछ लोगों ने शायद स्कूल बस यूज भी किया रहेगा जब आप छोटे थे, है ना? स्कूल बस में क्या रहता है, आप स्कूल वालों ने किसी बस एजेंसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया, क्या करके कि भाई हम तुमको हर महीने का XYZ अमाउंट पे करेंगे। क्यों पे करेंगे? तुम्हारा काम रहेगा हमारे बच्चों को उनके घर के यहाँ से पिक करके स्कूल छोड़ने का, स्कूल के यहाँ से पिक करके घर के यहाँ पे छोड़ने का। तो वो जो सर्विसेज स्कूल बस वाले ने स्कूल को प्रोवाइड किया, वो पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज हुआ। क्योंकि बहुत सारे स्कूल का खुद का बस नहीं होता, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते हैं किसी बस वाले के साथ में, कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते, क्या करते, किसी बस वाले के साथ में कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते।
कि भाई हम हर महीने का पैसा आपको इतना देंगे, आप हमको हमारा सर्विसेज दो। तो वहां पर ये बस वाला क्या कर रहा है, सप्लाई कर रहा है अपने सर्विसेज को, किसको, स्कूल को, बराबर है। तो बच्चों को लेके आ रहा है और बच्चों को ड्रॉप कर रहा है, ये पैसेंजर सर्विस हुआ ना, मूवमेंट हो रहा है, लोगों का मूवमेंट करवा रहा है, लोगों को उठा रहा है, ड्रॉप कर रहा है, ड्रॉप कर रहा है, उठा रहा है, लोगों का मूवमेंट है। तो ये क्या है, ये पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है। तो वैसे केस के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या, उन्होंने कहा कि अगर रजिस्टर्ड पर्सन को दिया, समझो आपका स्कूल रजिस्टर्ड है जीएसटी में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी स्कूल का एड्रेस। जैसे समझो डीएवी स्कूल ने किसी बस एजेंसी को हायर किया फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, तो डीएवी एक रजिस्टर्ड पर्सन है, सही बात है ना, डीएवी क्या है, एक रजिस्टर्ड पर्सन। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या, डीएवी। इन केस में इन दीज सर्कमस्टेंसेस प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी डीएवी का एड्रेस। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या, डीएवी का एड्रेस। क्यों, क्योंकि डीएवी इज अ रजिस्टर्ड पर्सन। वही अगर सर्विसेज किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को दिया, तो सिंपल, वेयर द पैसेंजर एम्बार्क्स ऑन द कन्वेयंस फॉर कंटिन्यूअस जर्नी। यहाँ पे कन्वेयंस का मतलब गाड़ी होता है, कन्वेयंस का मतलब होता है गाड़ी। यहाँ पे क्या, अगर समझो किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज का सर्विस दिया जा रहा, तो जहां पर वो पैसेंजर ने बस पकड़ा, बस में बैठा, गाड़ी में बैठा, वही वाला पर्टिकुलर लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। जैसे आप मुंबई से गुजरात जाना चाहते हो, बस में जा रहे हो, आप अनरजिस्टर्ड पर्सन हो, हमारे पास जीएसटी का नंबर है नहीं, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या, तुम बस में कहाँ बैठे, सर हम बस में बैठे थे दादर में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी दादर। अनरजिस्टर्ड पर्सन का सिंपल कह रहा हूँ कि जहां पे पर्सन ने गाड़ी पकड़ा, गाड़ी में चढ़ा, दैट लोकेशन इज प्लेस ऑफ सप्लाई। और रजिस्टर्ड पर्सन के केस में वो रजिस्टर्ड पर्सन का जो लोकेशन है वो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई। मैं आपको कंपनी का जो एग्जांपल दे रहा था, इसको मैंने रोक लिया। कंपनी के केस में भी यही होता है। अगर आप किसी एमएनसी दैट इज मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब पे लगते हो, तो बोलोगे ना आपको पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, मतलब उनका ही एक बस होता है, कंपनी का बस, जो बस आपके पर्टिकुलर घर के लोकेशन के आसपास आता है, आप वो बस में बैठ के आ सकते हो, कंपनी का बस कहते हैं ना, सुना तो होगा आपने। तो वहां पे क्या हो रहा है, कंपनी ने किसी बस एजेंसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया है कि हमारे एम्प्लॉइज को घर के यहाँ से पिक करो, कंपनी में ड्रॉप करो, कंपनी के यहाँ से पिक करो और घर के यहाँ पे ड्रॉप करो। तो जो सर्विसेज वहां पे बस एजेंसी ने कंपनी को दिया, उसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या, अगर कंपनी रजिस्टर्ड है तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी कंपनी का लोकेशन। जैसे रिलायंस कंपनी ने, टाटा कंपनी ने, चलो टाटा का एग्जांपल लेते हैं, टीसीएस का, टीसीएस ने अपने एम्प्लॉइज को घर से लेके आके ड्रॉप करने का एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट किसी बस एजेंसी को दिया है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या, वो केस में टीसीएस का लोकेशन। क्यों, क्योंकि टीसीएस दैट इज टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज इज अ रजिस्टर्ड पर्सन। थोड़ा ट्राई कॉन्सेप्ट है, आई एग्री, टोटली आई एग्री ऑन दिस, थोड़ा सा ट्राई कॉन्सेप्ट है लेकिन आपको समझना है। इसका एमसीक्यू टाइप टेक्स्ट जब रखूंगा मैं, तो आपको शायद ही और हिंदी समझ में आएगा, डरो मत। प्लेस ऑफ सप्लाई एक झटके में किसी को भी नहीं समझा है। इट टेक्स अ टाइम, इट टेक्स अ टाइम टू अंडरस्टैंड कि भाई ये है क्या, ये कॉन्सेप्ट है क्या।
मैंने वैसे मेजर कॉन्सेप्ट आपको ऐसा थियरी टाइप लिखवा के दिया है, जिनका नहीं भी लिखा के दिया उसका आप लिख सकते हो। जैसे आपको इसका लिखना है पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, तो प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी if services supplied to registered person, place of supply shall be location of such person. If services to unregistered person, place of supply shall be location where passenger embarks the conveyance for continuous journey. पूरा मैंने यहाँ पे लिख के दिया है, सिर्फ वो पैराग्राफ टाइप जहाँ पे हमने सम्स किया उसी का लिखा, नहीं तो पूरा का पूरा चीज इस पर्टिकुलर ट्री डायग्राम में कवर्ड है वैसे। ओके, मैं आपको एक बात बताऊं, डरो मत, फील मत करो कि अरे मुझे समझने में क्यों इतना दिक्कत हो रहा है, थोड़ा कॉन्सेप्ट हार्ड है क्या, क्यों मुझे अनफिट नजर आ रहा है सब पर्टिकुलर लेसन। कुछ नहीं, पहली बार पढ़ रहे हो ना, जीएसटी लाइफ में पहली बार पढ़ रहे हो, तो जो कोई चीज पहली बार पढ़ते हो तो थोड़ा सा तो आपको अनकंफर्टेबल फील होगा, एंड आई एग्री कि होता ही है। तो अब जैसे यही कॉन्सेप्ट को एक बार देखोगे, दूसरी बार देखोगे, तीसरी बार देखोगे, सम सॉल्व करोगे, टेस्ट अटेंड करोगे, तो ये बात में आपको इजी लगना शुरू हो जाएगा, आपको इसका एक लॉजिक बैठेगा। ओके, कोई भी लेसन का गाइस एक बात याद रखना, कोई भी लेसन का नेगेटिविटी अपने माइंड में मत बैठने दो। हर लेसन समझ में आता जरूर है, कोई लेसन जल्दी समझ में आता है, कोई लेसन लेट समझ में आता है, लेकिन समझ में जरूर आता है। वो आपके ऊपर है कि आप अपने अंदर अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस रखते हो टॉपिक को लेकर। ओके, तो बी क्लियर, यू विल अंडरस्टैंड वन बाय वन एवरीथिंग यू विल अंडरस्टैंड। ओके, वैसे आप हमने क्वेश्चन देखा था, क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, क्वेश्चन रिलेट कर पा रहे हो, हाँ ऐसा हो रहा है करके। सिर्फ थियरी सुनते टाइम थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है बच्चों को, लेकिन क्वेश्चन देखिएगा तो ऐसा लगता है कि अरे हाँ ये तो ऐसा होता है, रिलेट होता है क्वेश्चन मतलब। ओके, तो कहना इतना ही चाहूंगा, घबराने का नहीं, आई एम देयर, हम अभी जिंदा है आपके लिए। चलो अभी कुछ क्वेश्चंस हैं, अभी इन सारे कॉन्सेप्ट्स के ऊपर क्वेश्चंस आपके टेक्स्ट बुक में भी नहीं है, मैंने ढूंढा बहुत सारे बुक में, मुझे वहां पर भी नहीं मिला गाइस, तो आई एम वेरी सॉरी, उसके ऊपर मैं क्वेश्चन नहीं दे पा रहा हूँ। इसके बाद का जो क्वेश्चन अपना पेंडिंग रह गया है ना, अभी सिर्फ एग्जाम्स का क्वेश्चन रह गया है पेंडिंग। जैसे देखो, ये नवंबर 2018 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये नवंबर 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, एंड ये नवंबर 2019 बीकॉम टीवाई बीकॉम को सेम 6 में भी जीएसटी है, उनको आया हुआ क्वेश्चन है ये, और ये भी अगेन नवंबर 2019 के बीकॉम को आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसके बाद जो मैंने क्वेश्चंस आपके लिए रखवाया है ना, वो क्वेश्चन सीधा एग्जाम का है, मतलब वो क्वेश्चन सीधा मुंबई यूनिवर्सिटी से आया हुआ क्वेश्चन है। तो हम इसके बाद के लेक्चर में प्लेस ऑफ सप्लाई का एंड करेंगे, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। ओके, तो अगले लेक्चर में ऐसा थियरी टाइप एक्सप्लेनेशन कुछ भी नहीं रहेगा, इट विल बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्ट्रेट अवे, it will be your sums which will be from Mumbai University exams. Okay, तो आपको समझ जाएगा वहां पे कि अरे हाँ ऐसा तो क्वेश्चन मैं कर पा रहा हूँ, तो you will get the confidence. Okay, तो अगले लेक्चर में we will be ending the place of supply, so be prepared. On a mental scale, if you have any doubt, guys, call me anytime, text me anytime, I'm there to help you. Never hesitate to ask anything. Right? You have paid for everything. चलो, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, पेशेंस, अंडरस्टैंडिंग एंड योर लव एंड रिस्पेक्ट। ओके, चलो बाय गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में।